गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग एक क्लोज टेस्ट को डिस्कस करेंगे। ये आज आपका 8वां क्लोज टेस्ट है। इससे पहले हम लोग 7 क्लोज टेस्ट को डिस्कस कर चुके हैं। यह आज आपका 8वां क्लोज टेस्ट है, ठीक है। तो इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे, पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल आंसर को डिस्कस करना है, आंसर तो डिस्कस करना ही है, साथ ही साथ बाकी जो तीनों ऑप्शन है उस तीनों ऑप्शन को डिस्कस करना है। यानी कि कुल मिलाकर चारों ऑप्शन को डिस्कस करना है और पूरे डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग एक क्लोज टेस्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लोज टेस्ट रहा, ये आपका क्लोज टेस्ट है। सबसे पहली बात एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी क्लोज टेस्ट को आपको सॉल्व करना होता है तो क्लोज टेस्ट को एक बार पढ़ लेना चाहिए। एक बार आप थॉरोली पढ़ लीजिए। पढ़ने से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये क्लोज टेस्ट किस बारे में कहा जा रहा है। जिस बारे में क्लोज टेस्ट कहा जाएगा मैक्सिमम ऑप्शन जो होगा वह भी उसी बारे में होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम ऑप्शन आपका उसी बारे में होगा। और पढ़ लेने से क्या होता है कि आपको उसका टोन पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव टोन है या निगेटिव टोन है। उसका आपको थीम पता चल जाएगा, उसका आपको टेंस पता चल जाएगा। अगर टेंस आपका प्रेजेंट टेंस में क्लोज टेस्ट लिखा गया है तो मैक्सिमम ऑप्शन जो होगा वह भी प्रेजेंट टेंस में ही होता है, ठीक है। अगर क्लोज टेस्ट पास्ट टेंस में लिखा गया है तो मैक्सिमम ऑप्शन आपका पास्ट टेंस का होगा। इसलिए एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लेना चाहिए उसको, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे, नहीं, तेजी से एक बार पढ़ लेना चाहिए। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये किस बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्लोज टेस्ट है। इसको आपके पास 5 सेकेंड का समय दे रहे हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार पहले खुद से आप सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद जब हम डिस्कस करेंगे तब आप देखिएगा कि आप कितना सही हुआ है। तो एक बार आप देख लीजिए इस क्लोज टेस्ट को, ठीक है। उम्मीद है आपने देख लिया होगा। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्लोज टेस्ट को। हम लोग डिस्कस करते हैं पार्ट वाइज पार्ट, ठीक है ना। एक एक पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं, एक एक ब्लैंक को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहां पर देखिए, सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है ह्यूमैनिटी कैन बी डैश एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन। ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिए लिखा हुआ ह्यूमैनिटी कैन बी डैश। सबसे पहली बात आप ये देखिए कि ये ह्यूमैनिटी लिखा हुआ है। किसी भी वर्ड के अंत में टी वाई लगा होता है तो वो वर्ड आपका नाउन होता है। और ये देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है। ये ह्यूमैनिटी आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट दो ही चीज होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो ये जो ह्यूमैनिटी लिखा हुआ है, इस ह्यूमैनिटी का अर्थ होता है मानवता, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, नाउन है, टी वाई लगा हुआ है तो ये आपका नाउन हो गया। तो देखिए कह रहा है कि ह्यूमैनिटी कैन बी डैश एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन, ये लिखा हुआ है। अब देखिए सबको डिफाइन करने वाले के केस में ही लिखा हुआ है, डिफाइन करने के केस में ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यह कैन आपका मॉडल वर्ब लिखा हुआ है। कोई भी मॉडल वर्ब कभी भी मेन वर्ब के बिना नहीं आता है, क्योंकि मॉडल वर्ब जो होता है वो आपका हेल्पिंग वर्ब के जैसा काम करता है, सहायक क्रिया के जैसा काम करता है। तो कोई भी मॉडल वर्ब कहीं पर लिखा हुआ है तो उसके बाद एक मेन वर्ब का होना जरूरी है, और वो मेन वर्ब हमेशा V1 फॉर्म में होगा। तो देखिए यहाँ मेन वर्ब यहाँ पर V1 फॉर्म में लिखा हुआ, ठीक है। अब एक बात और समझिएगा, अगर कभी भी बी वर्ब का यूज हो जाता है सेंटेंस में, अगर सेंटेंस में कभी भी बी वर्ब का यूज हो जाता है तो बी वर्ब के बाद आपका V3 का यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी बी वर्ब लिखा हुआ रहे तो बी वर्ब के बाद हमेशा V3 का यूज किया जाता है, ठीक है ना। चूंकि ये आपका क्या है, ये आपका मॉडल है, मॉडल के बाद बी वर्ब है और बी वर्ब के बाद V3 पैसिव में है। ये सेंटेंस आपका किस में है, पैसिव में है। और पैसिव में बी वर्ब के बाद हमेशा V3 का यूज होता है। तो जिस ऑप्शन में V3 लिखा होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए एक ही ऑप्शन है जिसमें कि V3 लिखा हुआ है, और वो कौन सा है, डिफाइंड, ठीक है ना। बस एक ही ऑप्शन है जिसमें कि आपका V3 लिखा हुआ है। क्लियर। अब एक बात और समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े होंगे जो इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं कि कुछ वर्ब ऐसा होता है जिसके साथ एज का प्रयोग नहीं किया जाता है, और कुछ वर्ब ऐसा होता है जिसके साथ एज का यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसी कैटेगरी में ये डिफाइन वर्ब भी ऐसा है जिसके साथ हमेशा एज का यूज किया जाता है। और इसके अलावा डिफाइन के अलावा देखिए यहाँ पर एज लिखा हुआ है, इसके अलावा डिफाइन के अलावा भी कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ एज का यूज किया जाता है, ठीक है। और वो कौन कौन सा वर्ब है ये आपको हम यहाँ लिख देते हैं। तो इस बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो एक तो आपका डिफाइन है,
ठीक है ना। एक वर्ब आपका है रिगार्ड, एक वर्ब है आपका नो, एक वर्ब है आपका डिस्क्राइब, एक वर्ब है आपका ट्रीट, एक वर्ब है आपका व्यू। ठीक है ना। ये सब ये याद रखिएगा, ये सारा का सारा वर्ब ऐसा है कि इन सारे वर्ब्स के बाद एज का यूज किया जाता है। इस बात को ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये सब का सब ऐसा वर्ब है जिसके बाद हमेशा एज का यूज किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सब डिफाइंड, रिगार्ड, नो, डिस्क्राइब, ट्रीट, व्यू, ये ऐसा वर्ब है जिसके बाद एज का यूज किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो देखिए, ह्यूमैनिटी कैन बी डिफाइंड एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन। अब देखिए यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है, ये वाला ऑफ लिखा हुआ है। आपको पता है कि ऑफ आपका प्रीपोजिशन होता है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा V4 का यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, V4 लिखा हुआ है। तो कह रहा है ह्यूमैनिटी को डिफाइन किया जाता है। किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन, कह रहा है कि ह्यूमन होना, मानव होना ही क्या कहलाता है, मानवता कहलाता है, ये कहा जा रहा है। अब एक चीज और देख लीजिए, देखिए ह्यूमैनिटी का अर्थ होता है मानवता, ठीक है ना, और इसका एंटो होता है इन ह्यूमैनिटी, अमानवता। डिफाइन लिखा हुआ है, डिफाइन का अर्थ होता है एक्सप्रेस, डिस्क्राइब, स्टेट, परिभाषित करना, ये होता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, देखिए यही लिखा हुआ है, ह्यूमैनिटी कैन बी डिफाइंड एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन द पिकुलियर नेचर। कह रहा है कि पिकुलियर का मतलब होता है अजीब। कह रहा है कि ये जो अजीब सा नेचर है, ये जो अजीब सा नेचर है, डैश ह्यूमन, अब डैश मैन। अब एक बात समझिएगा, देखिए यहां पर देखिए द पिकुलियर नेचर लिखा हुआ है, ये वाला नेचर लिखा हुआ है, और ये वाला पोर्शन आपका यहां पर नाउन है, ये वाला पोर्शन आपका यहां पर नाउन है, और ये जो मैन लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन यहां पर, ये भी आपका यहां पर क्या है, नाउन है। एक बात और समझिएगा, ये जो मैन यहां लिखा है, देखिए बिना डिटर्मिनर का लिखा हुआ है, यानी कि इसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। अगर कभी भी मैन या वुमेन का यूज बिना डिटर्मिनर के किया जाता है तो ये पूरे मानव जाति को बतलाने लगता है, पूरे मानव जाति का यूज को बतलाने लगता है। जैसे हम लोग बोलते हैं मैन इज मॉर्टल, आप सुने होंगे मैन इज मॉर्टल, ये वाला आप पढ़े होंगे, मैन इज मॉर्टल। तो यहां पर मैन का मतलब कोई एक आदमी नहीं है, पूरा का पूरा मानव जाति है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी मैन और वुमेन इन दोनों का यूज बिना डिटर्मिनर का अगर हो जाता है तो ये पूरे मानव जाति, ह्यूमन रेस को बतलाना शुरू कर देता है, पूरे मानव जाति को बतलाना शुरू कर देता है। तो कह रहा है कि ये जो पिकुलियर नेचर है, किसका नेचर है, ह्यूमन का, और कौन सा नेचर है, तो ये ह्यूमैनिटी वाला नेचर है। ठीक है ना, ह्यूमन। अब ध्यान दीजिएगा, यहां भी एक नाउन है और यहां भी एक नाउन है, दो नाउन के बीच में एक क्या है, ब्लैंक है, दो नाउन के बीच में आपका ब्लैंक है। अगर कभी भी दो नाउन एक साथ है तो दो नाउन को जोड़ने के लिए या तो कोई कंजंक्शन होगा या रिलेट करने के लिए कोई ना कोई प्रीपोजिशन होना ही है। तो ऑप्शन में देखिए कंजंक्शन कहीं नहीं है, आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो यहां पर कोई ना कोई प्रीपोजिशन ही आएगा। कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो देखिए यहां मैन के पोजीशन को बतला रहा है कि ये जो नेचर है, ये नेचर किसका है, मैन का नेचर है, द नेचर ऑफ मैन। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना, द पिकुलियर नेचर ऑफ मैन, ये जो अजीब सा नेचर है मैन का, ठीक है ना, कौन सा अजीब सा नेचर है, ये ह्यूमैनिटी, मानवता वाला, ये जो अजीब सा नेचर है, बाय विच, जिसके द्वारा, ठीक है ना, जिसके द्वारा, ही इज डिस्टिंग्विश्ड, जिसके द्वारा वह अलग किया जाता है, डैश अदर बीइंग्स, दूसरे लोगों से, दूसरे चीजों से अलग किया जाता है। ये जो अजीब नेचर है मानव का, यानी कि ह्यूमैनिटी, ये जो अजीब नेचर है जिसके द्वारा इसे अलग किया जाता है, ही इज डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश मतलब होता है अलग करना, अलग किया जाता है किससे, अदर बीइंग्स, दूसरे चीजों से। तो देखिए यहां अलग करने की बात हो रही है, सेपरेशन की बात हो रही है। तो जब भी सेपरेशन की बात होती है तो सेपरेशन का प्रीपोजिशन होता है या तो आपका ओ डबल एफ होता है, ध्यान दीजिएगा, सेपरेशन के लिए या तो ऑफ का यूज होता है, ओ डबल एफ, या नहीं तो फ्रॉम का यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, दो होता है। अगर कहीं पर सेपरेशन हो रहा है, अगर कहीं पर सेपरेशन हो रहा है, सेपरेशन का अर्थ होता है अलगाव। सेपरेशन के लिए दो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, या तो ओ डबल एफ का यूज करते हैं या नहीं तो फ्रॉम का यूज करते हैं।
इन दोनों का यूज करते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर कह रहा है सेपरेशन के लिए हमको यही दोनों चाहिए, तो ओ डबल एफ वाला तो कहीं है ही नहीं, तो हाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहां पर, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, तो ये जो ऑप्शन यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर आपका क्या आ जाएगा, यहां पर आपका ऑफ आ जाएगा, ये वाला आपका यहां पर ऑफ आ जाएगा, यही चीज लिखा, सॉरी हाँ द नेचर ऑफ मैन लिखा हुआ, तो यहां पर आपका ऑफ आ गया, ये तो ठीक है, यहां पर आपका ऑफ आ गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर ऑफ आ गया, तो यहां पर देखिए ये अलग करने वाली बात हो रही है, तो अलग करने वाली बात होगी, तो अलग करने के लिए ध्यान दीजिएगा, अभी आपको बतलाया कि अगर कहीं पर कोई सेपरेशन हो रहा है, तो सेपरेशन के लिए आपका बस दो ही प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, या तो फ्रॉम का यूज किया जाता है, या नहीं तो ऑफ का यूज किया जाता है। यहां पर ऑफ कहीं है ही नहीं, तो अगर ऑफ नहीं है तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा, बस एक ही होगा। क्लियर है। अब देखिए अलोंग का यूज कब करते हैं, जब कोई चीज किसी के साथ साथ चलती है तब उसके लिए अलोंग का यूज करते हैं। जैसे ही इज वॉकिंग अलोंग द रिवर, वह नदी के किनारे किनारे क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। जब किसी के साथ साथ कोई भी चीज चलती है तब अलोंग का यूज करते हैं। फॉर का यूज करते हैं पर्पस के लिए, ठीक है ना, पर्पस के लिए। मैं ही फॉट फॉर इनजस्टिस, फॉर जस्टिस, वह जस्टिस के लिए लड़ा। तो पर्पस जब हमको बतलाना होगा तब हम लोग फॉर का यूज करते हैं। बाय का यूज दो तरीके से करते हैं, एक तो हम लोग डूअर के लिए करते हैं, जैसे द वर्क इज डन बाय मोहन, ठीक है ना, मोहन के द्वारा किया गया, तो मोहन आपका क्या हो गया, डूअर हो गया, ठीक है। और एक बाय का यूज हम लोग करते हैं टाइम को बतलाने के लिए, ठीक है ना, टाइम को बतलाने के लिए। और एक बाय का यूज हम लोग करते हैं नजदीकता को बतलाने के लिए, यानी कि नियरनेस को बतलाने के लिए। जैसे सी इज स्टैंडिंग बाय हर फादर, वो अपने पापा के बगल में खड़ी है। तो ये बाय का यूज दो तीन तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब इसको देख लीजिए, डिस्टिंग्विश का अर्थ होता है डिफ्रेंशिएट, अलग अलग किया जाना, इसी को हम लोग डिस्टिंग्विश कहते हैं। अब देखिए फ्रॉम अदर बींग्स, अब देखिए बीइंग ह्यूमन कह रहा है कि मानव होना, बीइंग ह्यूमन डैश नॉट मीन दैट, कह रहा है कि मानव होने का मतलब, मीन मतलब होता है मतलब, मानव होने का मतलब यह नहीं है कि एन इंडिविजुअल पॉजेजेस ह्यूमैनिटी, मानव होने का मतलब यह नहीं है कि कोई भी इंडिविजुअल यानी कोई भी व्यक्ति उसमें ह्यूमैनिटी है तभी वह आपका क्या कहलाएगा, मानव होगा। अगर आप में मानवता है तभी आप मानव कहलाइएगा, ऐसा नहीं है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए वहां नॉट लिखा हुआ है, ये सेंटेंस निगेटिव में है, ये सेंटेंस निगेटिव है, और नॉट के बाद देखिए यहाँ V1 लिखा हुआ है, नॉट के बाद आपका V1 लिखा हुआ है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम एक सेंटेंस लिखते हैं, हमने लिखा आई डू नॉट नो यू, आई डू नॉट नो यू। अब एक बात समझिएगा, अगर कहीं भी नॉट लिखा होता है तो नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले होता है। इस बात को ध्यान में हमेशा रखिएगा कि अगर कहीं भी नॉट लिखा होता है तो नॉट का यूज आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है और मेन वर्ब के पहले होता है, मेन वर्ब के पहले होता है। तो ये देखिए ये मीन जो लिखा हुआ, मीन ये आपका यहाँ पर वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है और यहाँ पर नॉट है तो यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। अब चूंकि देखिए यहाँ पर V1 लिखा हुआ है, अगर हम हैड को हेल्पिंग वर्ब करते हैं तो हैड के बाद आपका V3 होता है, यहाँ पर देखिए V1 लिखा हुआ है, हैड आपका खत्म हो गया। हैज अगर हम करते हैं तो हैज के बाद भी आपका क्या आता है, V3 आता है, लेकिन यहाँ पर देखिए V1 मीन लिखा हुआ, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपका ऐसे ही खत्म हो गया, ये दोनों ऑप्शन आपका ऐसे ही खत्म हो गया। अब या तो डज होगा या नहीं तो क्या होगा, डिड होगा, ठीक है ना, दोनों के बाद V1 आता है। ध्यान से देखिएगा, अगर कहीं भी डू लिखा होता है, अगर कहीं पर डज लिखा हुआ रहे या अगर कहीं पर डिड लिखा हुआ है, अगर ये तीनों कहीं पर लिखा हुआ है तब उसके बाद V1 का यूज होता है। तो यहां पर देखिए डज और डिड लिखा हुआ, उसके बाद V1 का यूज होता है, तो यहां पर दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये एक फैक्ट है, ये आपका क्या है, एक फैक्ट है। और जितना भी फैक्ट होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, प्रभाव होता है, इन सबको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट खत्म हो गया, आपका क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। ये डज आपका क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो आपका डज हो जाएगा, बस एक ही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा।
अब इसके बारे में देख लीजिए। मीन का अर्थ होता है मतलब, मीन का अर्थ होता है मतलब होना, मीनिंग, इम्प्लाय, सेंस, रेफर। इंडिविजुअल का अर्थ होता है कोई पर्सन जिसको कि हम लोग व्यक्ति कहते हैं, और पॉजेज का अर्थ होता है रखना, हैव, कीप, ओन। तो ठीक है, ये सब बार बार पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इन सबों को ध्यान रखिएगा। अब देखिए कह रहा है डज नॉट मीन दैट एन इंडिविजुअल पॉजेज ह्यूमैनिटी, वन ऑफ द डैश आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स, वन ऑफ द डैश आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बेहतरीन। अब एक बात समझिएगा, आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये वाला देखिए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक देखिए ये नाउन है, ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है ये वाला। अब एक बात समझिएगा, अगर कहीं भी वन ऑफ लिखा होता है, अगर कहीं भी वन ऑफ लिखा होता है तो वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है, वन ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, वो नाउन या प्रोनाउन आपका हमेशा ही प्लूरल होता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी वन ऑफ के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आया तो वो नाउन या प्रोनाउन आपका हमेशा ही आपका प्लूरल होता है। क्लियर है? तो देखिए वन ऑफ के बाद ये आने वाला नाउन प्लूरल है, ठीक है, ये तो समझ गए। लेकिन एक बात बताइए, अगर ये नाउन या प्रोनाउन है तो इस नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए कोई एडजेक्टिव तो आ ही सकता है ना। एडजेक्टिव का यूज तो हम लोग किसी भी नाउन के साथ कर सकते हैं। तो अगर ये नाउन या प्रोनाउन है तो इस नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए यहां पर क्या आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर वन ऑफ कहीं लिखा हुआ है और वन ऑफ के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आता है, समझिएगा, अगर कहीं भी वन ऑफ लिखा होता है और वन ऑफ के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो वो एडजेक्टिव हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में ही लिखा जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि वन ऑफ के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आया तो वो एडजेक्टिव हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में लिखा जाता है, और तब जाके यहां पर हम लोग किसी नाउन, प्लूरल नाउन का यूज हम लोग कर सकते हैं। नाउन या प्रोनाउन, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का यूज हम लोग कर सकते हैं। तो यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने ये सीखा कि अगर कहीं भी वन ऑफ लिखा हुआ है तो वन ऑफ के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आएगा तो वो एडजेक्टिव हमेशा सुपरलेटिव डिग्री ही होगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमको नाउन की विशेषता बतलाने के लिए हमको यहां पर क्या चाहिए, एक एडजेक्टिव चाहिए, और वन ऑफ के बाद आने वाला एडजेक्टिव आपका क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री देखिए आपका एक ही यहां पर लिखा हुआ है, क्या, मोस्ट लिखा हुआ है, आपका ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए मोर लिखा हुआ है, मोर और मेनी, मेनी और मच ये दोनों आपका पॉजिटिव डिग्री होता है, और इसी का कॉम्परेटिव आपका क्या होता है, इसी का कॉम्परेटिव आपका मोर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो मेनी लिखा हुआ है, अगर कहीं पर आपको ये लिखा हुआ मिले, समझिएगा, अगर कहीं पर मेनी लिखा हुआ मिलता है, अगर कहीं पर मेनी लिखा हुआ मिले या मच लिखा हुआ मिले, ये दोनों आपका पॉजिटिव डिग्री है, और इनका कॉम्परेटिव डिग्री जो होता है, इनका कॉम्परेटिव डिग्री मोर हो जाता है और इनका सुपरलेटिव डिग्री आपका मोस्ट हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये दोनों आपका पॉजिटिव है, ये कॉम्परेटिव और ये सुपरलेटिव है। तो ये जो मेनी लिखा हुआ है, ये मेनी आपका पॉजिटिव डिग्री है, ये जो मच लिखा हुआ है, ये मच भी आपका पॉजिटिव डिग्री है, और ये जो मोर लिखा हुआ है, ये मोर आपका कॉम्परेटिव डिग्री है, और मोस्ट जो है ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहां पर हमको क्या चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री। कैसे पता चला सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, तो यहां पर वन ऑफ लिखा हुआ है, तो वन ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल होगा, और उस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने के लिए अगर कोई एडजेक्टिव आया तो वो एडजेक्टिव आपका सुपरलेटिव डिग्री का होता है, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, ये वाला आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का अर्थ होता है एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, एक्सेप्शनल, उत्कृष्ट, बेहतरीन, बेजोर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब भी वही होता है, दोनों सेम ही है, एक तरह से सेम ही होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब भी असाधारण, बेहतरीन होता है, और पोर्ट्रे मतलब होता है किसी चीज को बतलाना, चित्रित करना। डिपिक्ट, डिस्प्ले, रिप्रेजेंट, डिस्क्राइब, शो, चित्रित करना, ठीक है। तो ये आपका आज का एक क्लोज टेस्ट था। तो देखिए हम लोग चारों ऑप्शन को डिस्कस करते हुए चलते हैं, ठीक है। एक बात याद रखिए, एक बात और समझिएगा, डेली रात में 9:30 बजे एक एसएससी को डेडिकेट करता हुआ एक सीरीज चल रहा है। आप चाहे तो 9:30 बजे डेली आप लाइव आ सकते हैं, वो लाइव चलता है 9:30 बजे, रात में 9:30 बजे एसएससी के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, 120 गोल्डन ग्रामर रूल्स एक सीरीज चल रहा है, ठीक है, उसको आप जरूर देखिएगा। 2 रूल अभी तक आपको पढ़ा चुके हैं, पूरा डिटेल में आप उसको बतलाया जाता है। केवल आप उस रूल को देख लीजिएगा तो आपको इंग्लिश में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बात का
इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो उस 120 रूल्स वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। अब तक 2 वीडियो आ चुका है। ठीक है, दो रूल हम लोग पढ़ा चुके हैं। एक वीडियो में एक ही रूल पढ़ाते हैं। अब आप यही समझ जाइए कि कितना डिटेल में पढ़ाते हैं उसको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में 5-6 रूल पढ़ा दिए, ऐसा नहीं है। जो भी रूल पढ़ाते हैं वो सब आपको एकदम ऐसा पढ़ाते हैं ताकि आपसे क्वेश्चन छूटे ही नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन छूटे नहीं। पढ़ने का मतलब यही होता है कि हम पढ़ रहे हैं और एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाए तो पढ़ना बेकार है। ठीक है, इस तरह से पढ़िए कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो आपको उसमें इसी तरह से बतलाते हैं। और रात में जो एसएससी वाला जो है उसमें भी जो डिस्कशन कराया जाता है, इसी तरह से पूरा डिटेल में डिस्कशन कराया जाता है ताकि उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं सारे कंसेप्ट आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस दोनों सेशन को आप जरूर देखिएगा। रात में 9:30 बजे डेली लाइव आते हैं, वो आप ज्वाइन कीजिए। और 120 ग्रामर रूल जो है उसको आप जरूर देखिए। ठीक है, तो आज भर हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।